हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कंप्यूटर का लेक्चर नंबर 3, जिसमें हम पढ़ेंगे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। तो बिना टाइम गवाए लेट्स गेट स्टार्ट अवर टॉपिक। तो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स का मतलब क्या है? ये कभी कभी क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि जनरेशन का मतलब क्या है। मैं आपको लास्ट में इस पे एक क्वेश्चन प्रोवाइड करूँगा कि जनरेशन का मतलब क्या है। जनरेशन का मतलब है चेंज इन टेक्नोलॉजी ऑफ कंप्यूटर्स, यानी जो भी कंप्यूटर, जितने भी 5 जनरेशन है कंप्यूटर्स, उनमें कौन कौन सी टेक्नोलॉजी आई, यानी फर्स्ट जनरेशन सेकंड जनरेशन से मुख्तलिफ कैसे है और थर्ड जनरेशन सेकंड जनरेशन से मुख्तलिफ कैसे है। तो बिल्कुल ऐसे ही विद टाइम इन टर्म्स ऑफ मेमोरी, यानी फर्स्ट जनरेशन में मेमोरी क्या थी, स्पीड क्या थी, स्विचिंग डिवाइस क्या था, किस पे चलता था, कैसे चलता था। जो आज के कंप्यूटर्स है वो किस पे चलते हैं, उन फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन में क्या क्या फ़र्क है, उसी को कहते हैं हम टेक्नोलॉजी, मतलब चेंज इन टेक्नोलॉजी। इसमें कौन कौन सी चेंजेस आई है, कौन कौन सी इंप्रूवमेंट आई है विद टाइम। तो पहला यहाँ पे आप चार्ट देख सकते हो, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, ये 5 हमें आज पढ़ने हैं। और इनमें स्विचिंग डिवाइसेस, ऑपरेटिंग सिस्टम, लैंग्वेजेस, सारा कुछ हम पढ़ेंगे आज। लेकिन मैं आपको अलग अलग प्रोवाइड करूंगा, क्योंकि ऐसे में अगर आपको बताऊंगा कि शायद आपको समझ आएगा। अगर मैं ऐसे ही आपको बता तकरीबन 5 या 10 मिनट में आपको ये कंप्लीट करूंगा, लेकिन शायद ही आपको ये समझ आएगा कि वैक्यूम ट्यूब क्या है, इलेक्ट्रॉन ट्यूब क्या है, ट्रांजिस्टर्स क्या थे, आईसी चिप्स क्या है, वीएलएसआई। तो बिल्कुल ऐसे ही। तो चलिए फर्स्ट जनरेशन की तरफ बढ़ते हैं। इसका पीरियड मतलब कहाँ से कहाँ तक शुरू हुआ था, 1945 से लेकर फर्स्ट जनरेशन का आगाज़ हुआ था 56 तक। ठीक है ना। कुछ बुक्स में अलग डाटा दिया हुआ होगा, अगर आप नेट पे चेक करोगे तो अलग डाटा दिया हुआ होगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, हर एक बुक में आपको सेम नहीं मिलेगा। स्विचिंग डिवाइसेस क्या है? स्विचिंग डिवाइसेस में आपको बता दूं कि एक सिंपल सी भाषा में मैं आपको समझाऊंगा। अगर आपके पास कोई भी लाइट होगी या कोई भी मशीन होगी, उसमें हर एक मशीन में आप देख सकते हो कि एक स्विच लगा हुआ होता है। बिल्कुल सिंपल, जैसे मतलब घर में बल्ब लगा होता है, उसमें भी एक स्विचिंग या सर्किटरी बोर्ड लगा हुआ होता है, जो मतलब कंट्रोल या लाइट को कंट्रोल कर लेता है ऑन और ऑफ करने में। तो बिल्कुल ऐसी ही स्विचिंग डिवाइसेस कंप्यूटर में भी लगा हुआ होता है, जो इस कंप्यूटर को ऑन और ऑफ कर सकता है या इलेक्ट्रिसिटी को कंट्रोल कर सकता था। तो इसमें कौन से स्विचिंग डिवाइस लगे होते थे? वैक्यूम ट्यूब्स और इलेक्ट्रॉन ट्यूब्स। वैक्यूम ट्यूब्स और इलेक्ट्रॉन ट्यूब्स, ये मैं आपको समझाऊंगा कि वैक्यूम ट्यूब्स है क्या। बिल्कुल एक हॉलो गिलास की तरह था, अंदर से एक खाली था, हॉलो गिलास का बना हुआ था ये। ऊपर से एक एनोड लगा हुआ होता है इसमें, नीचे से डायोड। तो यहाँ से यहाँ तक करंट पास होती थी, मतलब इसके बीच में करंट पास होती थी। बीच में क्या था इसका? मीडियम कुछ भी नहीं था, ईयर वियर बिल्कुल भी नहीं था, खाली वैक्यूम था। इसीलिए इसको वैक्यूम ट्यूब कहते हैं। मतलब अंदर से मीडियम कोई भी नहीं था, ना ईयर था ना कुछ था, बिल्कुल खाली था ये अंदर से, इसीलिए वैक्यूम कहते हैं। वैक्यूम को खाली कहते हैं हम। दैट ट्रांसमिट्स करंट फॉर सर्किटरी, जिसके अंदर से ये करंट पास होती थी। किसके लिए? फॉर ट्रांसमिशन। बाय जॉन एम्ब्रोज फिल्मिंग इन 1904। इन्वेंट किसने किया? जॉन एम्ब्रोज ने 1904 में। अब इसमें स्टोरेज क्या थी, स्टोरेज कैपेसिटी क्या थी, स्टोर किस में करते थे हम डाटा? अगर हम यहाँ से डाटा दे देते, अब हम उसको सेव कर लेते थे, लेकिन सेव किस में होता था? ये मैग्नेटिक ड्रम में होता था। मतलब मेमोरी यूनिट इसमें क्या था? मैग्नेटिक ड्रम। मैग्नेटिक ड्रम क्या है? रैम डिवाइसेस, मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये रैम रोम ये हम आगे जाके पढ़ेंगे आउटपुट और इनपुट डिवाइसेस में। रैम डिवाइसेस मेटल का ये बना हुआ था, ऊपर गिलास का बना हुआ था, ये मेटल का बना हुआ था, सिलेंडर की शेप में था ये। इस पे किसकी परत लगी हुई थी? मैग्नेटिक आयरन ऑक्साइड। मतलब इसमें कोटिंग या पॉलिश किसकी लगी हुई थी? मैग्नेटिक आयरन ऑक्साइड की। ज़्यादा नहीं पढ़ना है, बस इतना इतना थोड़ा थोड़ा पढ़ना है। इसमें डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है कि अब मैग्नेटिक आयरन ऑक्साइड क्या है। जैसे मैंने आपको बताया वैक्यूम ट्यूब में एनोड, डायोड, पीएनपी जंक्शन, वो इतना जाने की ज़रूरत नहीं है। लैंग्वेज कौन सी थी इसमें? सपोज़ आप किसी से कन्वर्सेशन करते हो, वो आपकी भाषा समझता है, आप भी उसकी भाषा समझते हो, तो आप दोनों के बीच में कन्वर्सेशन बहुत अच्छी रहेगी, आपको किसी ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बिल्कुल मशीन लेवल लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज है जो मशीन समझ पाती थी।
यानी जो कंप्यूटर समझ पाते थे उसी को कहते हैं मशीन लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज का एक हिस्सा है ये मशीन लेवल लैंग्वेज। ये एक ऐसी लैंग्वेज है जो मशीन समझ पाती है विदाउट ट्रांसलेटर। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे नोट कीजिए आप। ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं पड़ती थी मशीन लेवल लैंग्वेज को। स्पीड क्या थी इसकी? 300 माइक्रो सेकेंड्स। 300 माइक्रो सेकेंड्स या 0.003 सेकेंड्स। आप ये याद रख लीजिए, मैं ये आपको समझाने के लिए कि 300 माइक्रो सेकेंड्स कितने होते हैं। ये होते हैं 0.003 सेकेंड्स। और ये इतना फास्ट था कि एडिशंस, ये 5000 एडिशंस ये 1 सेकंड में कर लेता था। सब्ट्रैक्शंस 350 सब्ट्रैक्शंस ये 1 सेकंड में कर लेता था। इसकी स्पीड इतनी थी। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, पहले लेक्चर में मैंने आपको बताया कि इनपुट यूनिट क्या होता है, आउटपुट यूनिट क्या होता है। इनपुट यूनिट जिससे हम डाटा देते हैं जो फिर पास कर लेता है सीपीयू को, उसके बाद प्रोसेस होने के बाद आउटपुट में निकलता है, जैसे प्रिंटर हो गया। तो बिल्कुल इनपुट आउटपुट डिवाइसेस में क्या थे? पंचिंग कार्ड्स, जैसे एनालिटिकल इंजन में भी पंचिंग कार्ड था, पेपर टेप, मैग्नेटिक टेप, ये तीनों चीज़ें इनपुट आउटपुट डिवाइसेस में आते हैं। अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, बस यही पूछा जाएगा कि वैक्यूम डिवाइसेस क्या है फर्स्ट जनरेशन में, स्टोरेज किस में किया जाता था, मैग्नेटिक ड्रम में, लैंग्वेज कौन सी थी, मशीन लैंग्वेज, बस इतना ही पूछा जाएगा। ऑब्जेक्टिव्स में मतलब थ्योरी में ऑब्जेक्टिव्स ऐसे ही निकलते हैं। स्पीड क्या थी इसकी? 300 माइक्रो। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस क्या क्या थे? ये सारे। एप्लीकेशंस खाली साइंटिफिक पर्पज़ के लिए यूज़ होता था, ये आम आदमी तक नहीं था ये कंप्यूटर फर्स्ट जनरेशन वाला। ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब ये काम कैसे करता था, अंदर जो सीपीयू लगा हुआ था वो काम कैसे करता है, जो इनपुट यूनिट इसमें लगा हुआ था वो कैसे काम करता है, उसी को कहते हैं हम ऑपरेटिंग सिस्टम। मतलब इसकी ऑपरेशंस कैसे थी। बैच प्रोसेसिंग सिस्टम मतलब सेम टाइप ऑफ जॉब्स आर बैच्ड टुगेदर एंड एग्जीक्यूटेड एट ए सेम टाइम। यहाँ पे आप देख लीजिए, आप यूज़र हो, आपके पास कोई जॉब है, मतलब आपको किसी क्लास का मार्कशीट बनाना है, उसमें 10 बच्चे हैं, 10 स्टूडेंट्स है उसमें, हर एक स्टूडेंट 1, स्टूडेंट 2, स्टूडेंट 3 और 4, यानी 4 स्टूडेंट्स का मार्कशीट आपको बनाना है। 1 सेकंड, 4 स्टूडेंट्स का मार्कशीट आपको बनाना है। इसी कंप्यूटर में उनका रिजल्ट आपको बनाना है, यानी रिजल्ट कार्ड आपको बनाना है। तो आप, ये हो गया एक जॉब। उसके बाद कंप्यूटर को आप ये दूसरा मार्कशीट इसका बता दोगे, इसका भी मार्कशीट आप इसको दे दोगे, इसका भी, मतलब इसके मार्क्स भी आप इसमें फिट करोगे, इसके भी और इसके भी, यानी चारों स्टूडेंट्स के मार्क्स आप इसको फिट करोगे। तो ये चारों स्टूडेंट्स का मार्कशीट देखेगा, उसके बाद ये उसको एक बैच में कन्वर्ट करेगा। यानी एक बैच में कन्वर्ट करने का मतलब एक ही चार्ट में आपको दिखाएगा। एक ही चार्ट में दिखाने के बाद उसके बाद ये आपको शो करेगा, यानी या उसके बाद आपको ये आउटपुट में दे देगा या कंप्यूटर में दे देगा। तो बैच प्रोसेसिंग ऐसी होती है, मतलब पहले ये उसको बैच बनाता है। जैसे कहते हैं कि ये मेरा बैचमेट है या ये मेरा क्लासमेट है, मैंने एक ही बैच में या एक ही ग्रुप में। तो ये हो गया बैच प्रोसेसिंग सिस्टम। एग्जाम में अगर क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, सिर्फ बैच प्रोसेसिंग सिस्टम इतना ही याद रख लीजिए आप। उसके बाद चलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फर्स्ट जनरेशन। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है? अनरिलायबल, आप इस पर ज़्यादा यकीन नहीं कर सकते क्योंकि इतना स्टैंडर्ड नहीं था, इतना हाई टेक नहीं था ये। वेरी कॉस्टली, बहुत ज़्यादा कॉस्ट था इसका। इसका कॉस्ट क्यों ज़्यादा था? मैंने आपको बताया कि वैक्यूम ट्यूब इसमें लगे होते थे, उसमें एक फिलामेंट भी होता है, ये मैं बताना भूल गया। एक तो एनोड, डायोड, उसमें फिलामेंट्स मतलब हीटर कॉइल की तरह होता था बीच में। जब करंट पास होती थी इस बीच में तो ये हीटर कॉइल मान लो गर्म होती थी। जब ये गर्म होती थी, गर्म होने की वजह से बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करती थी। बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करने की वजह से ये बल्ब या ये वैक्यूम ट्यूब फ्यूज़ होता था। फ्यूज़ होने की वजह से इसका कॉस्ट बढ़ जाता था, हमें दूसरा मंगवाना पड़ता था, ठीक है ना। तो उसकी वजह से कॉस्ट बहुत बढ़ जाता था। फास्टेस्ट कंप्यूटिंग डिवाइस, जैसे मैंने आपको बताया, 5000 कैलकुलेशंस पर सेकंड, 350 कैलकुलेशंस पर सेकंड। लॉट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड, ये मैंने आपको अभी समझाया वेरी कॉस्टली के पॉइंट में।
लॉट ऑफ हीट प्रोड्यूसर कैसे करता है, फिलामेंट जब गर्म होता था। स्लो इनपुट आउटपुट डिवाइस, क्योंकि पंचिंग कार्ड्स लगे हुए थे, इतने फास्ट नहीं होते थे इसमें। लार्ज साइज, इसका साइज़ भी बहुत बड़ा था, यानी ये एक ही कमरे में होता था, मतलब इसको आप उधर यहाँ से वहाँ नहीं ले जा सकते हो। जैसे आप अपने आज आपके पास लैपटॉप है, उसको आप कहीं भी मूव कर सकते हो या वो मूवेबल है, लेकिन जो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स थे उनको आप एक ही जगह रख सकते थे, क्योंकि इतने बड़े थे कि उनको हम ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते थे। नीड ऑफ एसी, एसी का मतलब क्या है, जब ये फिलामेंट गर्म होता था, गर्म होने की वजह से इसको फ़ैन की ज़रूरत, मैं सिंपल सी भाषा में बताऊंगा कि इसको फ़ैन की ज़रूरत पड़ती थी ताकि ये ठंडा रहे, ताकि ये ठंडा, क्योंकि बार बार हम 5 या 2 घंटे या 6 घंटे के बाद हम उसको मतलब रिप्लेस नहीं कर सकते थे, इसीलिए हम इसके पीछे एक एसी लगाते थे, मतलब एयर कंडीशन के तौर पे, या फ़ैन लगाते थे ताकि ये ठंडा रहे। उसकी वजह से भी कॉस्ट बढ़ जाता था, मतलब एसी खरीद लेना, या बिल्कुल उसकी वजह से भी कॉस्ट बढ़ता था। तो दूसरा है नॉन पोर्टेबल, जैसे मैंने आपको बताया ये बहुत बड़ा था, इसको आप उधर इधर मतलब मूव नहीं कर सकते थे। एग्जाम्पल्स इसके क्या है, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं कि एग्जाम्पल्स ऑफ फर्स्ट जनरेशन क्या है, ईनैक, एडवैक, एडसैक, यूनिवैक फर्स्ट, IBM 650, IBM 701। तो इनको बस आपको याद रखने हैं कि कौन कौन से हैं, हम मतलब डिटेल में नहीं जा सकते हैं क्योंकि इतना तो एग्ज़ाम में आएगा ही नहीं, इसलिए मैंने आपको एग्जाम्पल बता दिए, खाली एग्जाम्पल ही बता दिए। ईनैक, ठीक है ना। चलिए सेकंड जनरेशन की तरफ, इसका पीरियड क्या है, 56 से लेकर 63 तक। यहाँ से 56 से ये ख़त्म हुआ है फर्स्ट जनरेशन, इसका मतलब 56 के बाद फिर सेकंड जनरेशन होगा। 56 से कहाँ तक, बिल्कुल 63 तक। स्विचिंग डिवाइसेस क्या है, इसका अब मैं फ्लो में चलूँगा क्योंकि मैंने आपको ये सारी चीज़ें जो मैंने हाईलाइट करके रखे हैं, पीरियड, स्विचिंग डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस, इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट डिवाइस, लैंग्वेज, ऑपरेटिंग सिस्टम, इनको मैं बस अब पढ़ूंगा ही सिर्फ। इसमें ट्रांजिस्टर्स लगे हुए थे। फर्स्ट जनरेशन में क्या थे, वैक्यूम ट्यूब्स, यहाँ पे आप चार्ट पे देख सकते हो, स्विचिंग डिवाइस, वैक्यूम ट्यूब। सेकंड जनरेशन, ट्रांजिस्टर इसमें लगे हुए हैं। तो ट्रांजिस्टर्स क्या थे, ट्रांजिस्टर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस थे, यानी ये एक ऐसा डिवाइस था यूज्ड टू एम्पलीफाई और स्विच पावर। ये एक सेमीकंडक्टर डिवाइस था। जैसे हमारे पास मेटल के टाइप्स होते हैं, टाइप्स ऑफ मेटल्स अगर आप पढ़ोगे, अगर आपने PUC TDC में पढ़ा होगा टाइप्स ऑफ मेटल्स, उसमें हम पढ़ते हैं कंडक्टर्स, नॉन कंडक्टर्स और सेमीकंडक्टर्स। यानी इनको हम मेटल्स को हम या इनको हम डिवाइड करते हैं इन टर्म्स ऑफ, इनको हम पार्ट्स में डिवाइड करते हैं इन टर्म्स ऑफ कंडक्टिविटी, यानी किस एलिमेंट की कंडक्टिविटी क्या क्या है उसको हम कैटेगराइज कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ कंडक्टिविटी, नॉन कंडक्टिविटी एंड सेमी कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी और नॉन कंडक्टिविटी के बीच में जो मेटल आता है उसको कहते हैं हम सेमी कंडक्टर्स। इसको हम डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। ये एक सेमी कंडक्टर डिवाइस था जो स्विचिंग का काम करता था, या स्विचिंग डिवाइस के तौर पे जो यूज़ किया जाता था। यूजुअली ए सिलिकॉन मेड, ये सिलिकॉन का बना हुआ था, शायद 14th जनरेशन आता है पीरियोडिक टेबल में। हैविंग 3 टर्मिनल्स, इसमें 3 टर्मिनल लगे हुए थे। जैसे यहाँ पे वैक्यूम में मैंने आपको बताया एनोड, डायोड, यहाँ पे बिल्कुल ऐसे 2 टर्मिनल्स लगे थे, नीचे एक और टर्मिनल लगा हुआ था। 3 टर्मिनल्स लगे हुए थे, इतना याद रख लीजिए आप। सिलिकॉन का बना हुआ है। 3 लेयर ऑफ सेमीकंडक्टर्स, 3 लेयर सेमीकंडक्टर्स का बना हुआ था। स्टोरेज डिवाइस क्या थी, उसमें मैग्नेटिक ड्रम था, यहाँ पे मैग्नेटिक कोर है फॉर प्राइमरी स्टोरेज, प्राइमरी स्टोरेज के लिए, एंड मैग्नेटिक डिस्क, यानी मैग्नेटिक टेप एंड मैग्नेटिक डिस्क फॉर सेकेंडरी स्टोरेज। यहाँ पे आप मैग्नेटिक टेप लिख लीजिए, मैग्नेटिक टेप एंड मैग्नेटिक डिस्क फॉर सेकेंडरी स्टोरेज, सेकेंडरी मेमोरी। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस क्या थे इसमें, पंचिंग कार्ड, उसमें पेपर टेप और वो दूसरा था मैग्नेटिक टेप। यहाँ पे पंचिंग कार्ड्स है सिर्फ। लैंग्वेज क्या थी उसमें, मशीन लेवल लैंग्वेज थी, जो मशीन ही समझ पाती है, जो मशीन की अपनी भाषा थी। बस आप इतना याद रख लीजिए। याद रखने के लिए, मशीन की अपनी भाषा क्या है, जैसे हमारी भाषा है कश्मीरी, हम कश्मीरी में बोलते हैं, किसी और की भाषा कोई और होगी। तो बिल्कुल
कंप्यूटर्स की भाषा क्या है, कंप्यूटर्स की लैंग्वेज क्या है, अपनी मशीन लैंग्वेज, यानी वो समझ पाते हैं मशीन लैंग्वेज को, किसी भी ट्रांसलेशन के बिना समझ पाते हैं। उसके बगैर अगर कोई और भी लैंग्वेज होगी तो वो नहीं समझ पाएंगे, उसके लिए उनको ट्रांसलेटर की ज़रूरत पड़ती है, किसी दूसरे ट्रांसलेटर की ज़रूरत पड़ती है जो उनको समझा के दे या कन्वर्ट करके दे, किस लैंग्वेज में, अपनी लैंग्वेज में, मशीन लैंग्वेज में। तो यहाँ पे असेंबली लैंग्वेज थी, ये भी लो लेवल लैंग्वेज की ही टाइप है, दैट नीड्स एन असेंबलर। तो ये असेंबली लैंग्वेज मशीन लैंग्वेज तो नहीं थी, मतलब मशीन ये नहीं समझ पाती थी, इसको मशीन इसको समझ पाए उसके लिए इसको क्या करना था, एक प्रोग्राम की ज़रूरत थी या असेंबलर की ज़रूरत थी जो इसको कन्वर्ट करे किसमें, मशीन कोड में। तो इसीलिए इसको असेंबली लैंग्वेज कहते हैं, मतलब यहाँ पे असेंबलर लगता है। असेंबलर मतलब यह प्रोग्राम एक है जिसको हम असेंबलर कहते हैं, जो कन्वर्ट करता था उस मशीन, उस लैंग्वेज को किस लैंग्वेज में कन्वर्ट करता था, यानी किसी दूसरी लैंग्वेज को कन्वर्ट करता था मशीन की लैंग्वेज में, मतलब जो मशीन समझ पाती, मशीन कोड में कन्वर्ट करता था। इट कैन बी अंडरस्टूड यूज्ड, इट कैन बी अंडरस्टूड यूज्ड अप्लाइड बाय ह्यूमंस। ऐसी लैंग्वेज थी जो इंसान समझ पाता था। मैं आपको समझाऊं कि पहले जब फर्स्ट जनरेशन में अगर आपको स्विचिंग डिवाइस लिखना था, अगर आप स्विचिंग डिवाइस लिखते हो तो आप अपने कंप्यूटर पे जाइए, वहाँ पे देखिए, आप सीधा वहाँ पे ऐसे ABCD बिल्कुल अल्फ़ाबेट्स लगे होते हैं, आप लिखते हो SWITCHING स्विचिंग डिवाइस। लेकिन कंप्यूटर ये नहीं पढ़ता है कि इसने स्विचिंग डिवाइस लिखा है, उसमें एक प्रोग्राम फिट किया हुआ होता है, जैसे आजकल के विंडो 10, विंडो 8 उसी में। तो वो उसको कन्वर्ट करता है इंटू बाइनरी लैंग्वेज। वो S को मान लो 1 लिखता है, W को 0 लिखता है, SWITCHING स्विचिंग, इसको I 0 लिखता है, इसको 1 लिखता है। तो बिल्कुल वो ये असेंबलर, मान लो सपोज कर लो यहाँ पे असेंबलर लगा हुआ है आज के कंप्यूटर्स में, तो ये स्विचिंग, जो आप स्विचिंग लिखते हो, अंदर से कंप्यूटर का प्रोग्राम इसको इस लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है 101010 में। तो उसके बाद आराम से कंप्यूटर पढ़ लेता है। तो ये जो आप ये वाले लिखते हो, ये आप समझ पाते हो, खुद भी समझ पाते हो। तो चलिए याद रख लीजिए असेंबली लैंग्वेज। उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टीटास्किंग, उसमें बैच प्रोसेसिंग थी, इसमें मल्टीटास्किंग है। मतलब वो पहले बैच में कन्वर्ट करता था, बहुत सारे काम्स को पहले बैच में कन्वर्ट करता था, मतलब एक साथ हर एक स्टूडेंट का डिटेल्स वो नहीं देता था, पहले उन सब का वो कलेक्ट कर लेता था, उसके बाद बैच में कन्वर्ट करता था। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मल्टीटास्किंग, अगर आप किसी के मार्कशीट 10, 15, 20 या जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनका भी बना सकते हो, साथ में गाने भी सुन सकते हो, साथ में कोई और काम भी कर सकते हो। मतलब टाइम भी ये शेयर करता था और टास्क भी ये शेयर कर लेता था। सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। कैरेक्टरिस्टिक इसके क्या थे, ट्रांजिस्टर्स लगे हुए थे एज अ स्विचिंग डिवाइस, रिलायबल भी था एज कंप्यूटर फर्स्ट, साइज भी इसका छोटा था लेकिन एज ये साइज स्मॉल साइज, बट देन फर्स्ट, थर्ड का हम नहीं कह सकते हैं, अभी हम फिलहाल फर्स्ट की जिक्र करेंगे, मतलब कंपैरिजन बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड। स्मॉलर साइज देन फर्स्ट, प्रोड्यूस लेस हीट देन फर्स्ट, ये भी हीट प्रोड्यूस करता था लेकिन लेस देन फर्स्ट। जनरेट लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस कर लेता था। इलेक्ट्रिसिटी भी ये कम ले लेता है एज कंपेयर टू फर्स्ट। फास्टर भी था ये। स्टिल वेरी कॉस्टली, ये भी बहुत ज़्यादा कॉस्ट रखता था क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा बड़ा था, इसको भी हमें मूव करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती थी। AC नीडेड, AC भी इसमें यूज़ होता था। असेंबली लैंग्वेज असेंबली थी इसमें। एग्जाम्पल्स देखते हैं इसका। IBM 1620 7094 7090 इसकी सीरीज़ है। IBM की 3 सीरीज़ है, एक तो ये फर्स्ट सेकंड जनरेशन में आपको याद रखने हैं। यूनिवैक कौन सी सीरीज़ 1108। इसके अलावा भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, अगर आप नेट पे चेक कर लोगे आपको लाखों एग्जाम्पल्स मिलेंगे, लेकिन वो हम याद रखेंगे जो एग्ज़ाम में आने की संभावना है। CDC 1624 और 3600 CDC। यहाँ पे मैं आपको बताऊँ कि मैंने आपको बताया कि फ्लेमिंग एम्ब्रोज फर्स्ट जनरेशन की तरह मैं आपको ले चलता हूँ। यहाँ पे आपने देखा होगा जॉन एम्ब्रोज ने वैक्यूम डिवाइस इन्वेंट किए थे। ट्रांजिस्टर्स किसने इन्वेंट किए थे, ये बेल लैब इंजीनियरिंग में ये इन्वेंट हुआ था। ये एक इंजीनियरिंग लैब थी या इसको कंपनी भी कह सकते हैं जिसका नाम था बेल लैब इंजीनियर्स। उसमें 2 साइंटिस्ट्स थे, जॉन बार्डेन एंड वाल्टर ब्रेटेन।
इन दोनों ने इस ट्रांजिस्टर को इन्वेंट किया 1947 में। तो चलिए थर्ड जनरेशन की तरफ। पीरियड क्या था 64 से लेकर 71 तक। देखिए यहाँ पे भी आप 63 भी लिख सकते हो, यहाँ पे 63, यहाँ पे आप 64 देख सकते हो। कुछ बुक्स में 63 से ही स्टार्ट किया हुआ है, इसलिए मैंने बहुत सारे बुक्स देख के आपको ये 64 लिखवाया है। तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होना है कि कुछ बुक्स में एक डाटा है, यहाँ पे आप कुछ दूसरा बताते हो। स्विचिंग डिवाइस, स्विचिंग डिवाइस क्या था इसमें, आईसी चिप्स। यहाँ पे पहले वाले में आप देख सकते हो, पहले वाले में वैक्यूम ट्यूब ट्रांजिस्टर्स, यहाँ पे आईसी चिप्स। थर्ड जनरेशन आईसी चिप्स। अब ये आईसी चिप्स हम पढ़ लेते हैं। आई का मतलब इंटीग्रेटेड, सी का मतलब चिप्स, यानी इंटीग्रेटेड चिप्स या इंटीग्रेटेड सर्किट। सी का मतलब सर्किट, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप्स। कंसिस्टेंस ऑफ मनी ट्रांजिस्टर्स। इससे पहले सेकंड जनरेशन में हमने पढ़ा ट्रांजिस्टर्स, ये उन्हीं ट्रांजिस्टर 5, 10 या 20 या ग्रेटर देन 100, 200, उन बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स को, मोर देन 2 को मिला के इन्होंने एक ही चिप में इसको फिट किया। बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स वहाँ पे सेकंड जनरेशन में अलग अलग ये ट्रांजिस्टर्स लगे हुए थे, लेकिन यहाँ पे एक ही चिप में इन्होंने बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स को फिट किया, कैपेसिटर्स को फिट किया। मेनली इसमें ट्रांजिस्टर्स आते हैं, लेकिन जो कैपेसिटर्स, रेजिस्टर्स, इनको हमने सर्किटरी सिस्टम में ये रखा है। ट्रांजिस्टर्स, कैपेसिटर्स हैं, रेजिस्टर्स प्लेस हैं सिलिकॉन चिप। यहाँ पे भी सिलिकॉन का ही यूज़ हुआ है, लेकिन उस पर बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स फिट किए। वहाँ पे अलग अलग ट्रांजिस्टर्स को यूज़ करते थे, लेकिन यहाँ उन्होंने बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स को मिलाया ताकि इसका साइज़ भी कम हो और ये एफिशिएंट बन जाए। बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स को इन्होंने फिट किया एक ही चिप में। मान लो ये मैं आपको यहाँ पे ट्रांजिस्टर दिखाता हूँ, वहाँ पे अलग अलग ट्रांजिस्टर्स थे, वहाँ पे अलग अलग। तो यहाँ पे बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स को जब इन्होंने एक ही चिप में किया, तो उससे क्या हुआ कि कंप्यूटर का साइज़ भी बहुत छोटा हो गया एज़ कम्पेयर टू सेकंड। और क्या हो गया, और उसके बाद ये एफिशिएंट भी बहुत ज़्यादा हो गया। किस चिप पे लगाई, सिलिकॉन चिप। यही सेमीकंडक्टर का था, सेमीकंडक्टर का ये भी था। ड्यू टू विच इंक्रीज इन स्पीड, उसकी वजह से स्पीड भी इंक्रीज हो गई। एफिशिएंसी ऑफ कंप्यूटर्स इंक्रीज, यानी इसकी एफिशिएंसी भी इंक्रीज होने लगी। इनपुट आउटपुट यूनिट्स, इसमें इनपुट आउटपुट यूनिट क्या थे, कीबोर्ड। अब आते हैं हमारे कीबोर्ड। इसमें कीबोर्ड का इस्तेमाल किया गया था, मॉनिटर का इस्तेमाल किया गया था। इन शॉर्ट हार्डवेयर कंपोनेंट्स ऑफ टुडेज वर्ल्ड, जो आज हम देखते हैं हार्डवेयर कंपोनेंट्स, उन्हीं का इस्तेमाल किया गया था, लेकिन वो इतने एडवांस नहीं थे जितने आज के कीबोर्ड एडवांस है। आप देख सकते हो कुछ कीबोर्ड ऐसे होते हैं जो बिना वायरलेस के होते हैं, जैसे बेस्ड अपॉन ब्लूटूथ। आजकल के जैसे माउस आप देख सकते हो, कुछ माउस वायरलेस होते हैं, तो बिल्कुल आज के कीबोर्ड की तरह एडवांस नहीं थे, लेकिन कीबोर्ड ही था। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या था इसका, रियल टाइम, मीन्स टाइम विदाउट डिले। जैसे आपने फर्स्ट वाले में देखा बैच प्रोसेसिंग सिस्टम, पहले बहुत सारे लोगों का डाटा देखता था ये, उसके बाद उनको प्रोसेस, उसके बाद अलग अलग उसके बाद बैच बना लेता था, उसके बाद इनपुट कर लेता था ये। लेकिन यहाँ पे विदाउट एनी डिले जो आप दे दोगे वो आपको ये तुरंत दे देगा विदाउट एनी डिले। मल्टीटास्किंग देख सकते हो आप, बहुत सारे काम कर सकते हैं, यानी एक काम के बजाय अगर आप गाने सुन सकते हो उसके बाद कुछ और भी कर सकते हो, यानी टाइम शेयरिंग, टाइम भी शेयर कर सकता था ये, ठीक है ना। यानी बहुत सारे यूजर्स इस पे काम कर सकते थे एक ही सीपीयू पे। मल्टी प्रोग्रामिंग एंड मल्टीटास्किंग। 100 नैनो सेकंड्स इसकी स्पीड थी। लैंग्वेज क्या थी, हाई लेवल लैंग्वेज। अब आती है हाई लेवल। ये दो मैंने आपको जो पढ़ाए फर्स्ट और सेकंड में, यहाँ पे आप याद रख लीजिए, मशीन लेवल एंड असेंबली लेवल, ये दोनों लो लेवल लैंग्वेज है। यहाँ पे मैंने आपको दिखाया एंड हाई लेवल लैंग्वेज, इसका भी यूज़ किया गया था। यहाँ पे हाई लेवल लैंग्वेज फर्स्ट जनरेशन में मैंने आपको बताया कि सेकंड जनरेशन में मैंने आपको बताया असेंबली लैंग्वेज, लेकिन यहाँ पे मैंने बताया एंड हाई लेवल लैंग्वेज जैसे फोटॉन एंड कोबोल। लेकिन कुछ बुक्स में खाली असेंबली ही लिखा हुआ है और मेन चीज इसमें असेंबली ही है। हाई लेवल लैंग्वेज में क्या आता है, फोटॉन, यानी फार्मूला ट्रांसलेशन। अगर आपसे कभी पूछा जाएगा कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ फोटॉन, फार्मूला
यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ ताकि आप नोट डाउन कीजिएगा। एक सेकंड, इसको मैं यहाँ पे, फोटॉन का मतलब है फार्मूला ट्रांसलेशन। फार्मूला ट्रांसलेशन किसका मतलब हो गया? फार्मूला, ये फोटॉन का मतलब है फार्मूला ट्रांसलेशन। कोबोल का मतलब हो गया कॉमन ओरिएंटेड बिजनेस लैंग्वेज, ठीक है ना, कॉमन ओरिएंटेड बिजनेस लैंग्वेज, बिजनेस के लिए यूज होता था, ये साइंटिफिक के लिए, साइंटिफिक वर्क्स के लिए यूज होता था। उसके बाद अल्गोल, पास्कल, PL1, बेसिक अल्गोल एंड 68। तो चलिए आईसी, पहले मैं आपको बताऊं कि आईसी चिप्स, जो मैंने यहाँ पे बताया कि आईसी चिप्स एक सिलिकॉन का एक बोर्ड लगा हुआ था, बस सिंपल याद रख लीजिए, सिलिकॉन का एक बोर्ड था जो सेमीकंडक्टर्स का बना हुआ था, सेमीकंडक्टर मटेरियल का बना हुआ था। इस पे इन्होंने ट्रांजिस्टर्स फिट किए थे, बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स को मिलाया, उसको एक ही चिप पे फिट किया। अब कितने फिट किए उसी हिसाब से हम चिप्स को, आईसी चिप्स को डिवाइड करते हैं। पहला है SSI यानी स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन, यानी वो वाली चिप्स जिसमें 100 इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एक चिप में थी, मतलब ऐसा चिप था, इसमें इन्होंने 100 ट्रांजिस्टर्स, कैपेसिटर्स, जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस ने बताया इसका मतलब है यही, वायर्स, रेजिस्टर्स, कैपेसिटर्स, यानी अब बस आप इतना याद रख लीजिए, SSI स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन वो वाली चिप थी जिसमें खाली 100 यानी 100 ट्रांजिस्टर्स या कैपेसिटर्स और सारे मिला के, उनको हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस कहते हैं, उन 100 इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एक चिप में फिट की गई थी, बस 100। जब इन्होंने 100 इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में फिट की थी तो उसको इन्होंने बताया स्मॉल स्केल इंटीग्रेटेड चिप्स। उसके बाद आता है MSI मीडियम स्केल इंटीग्रेशन, यानी इसमें 100 से लेकर 3000 तक ये एक चिप में फिट किया गया था इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। उसके बाद आता है LSI यानी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, देख सकते हो कितना, 3000 से लेकर 1 लाख तक। उसके बाद VLSI यानी वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, यानी साइज के हिसाब, मतलब नंबर के हिसाब से किसमें कितना ट्रांजिस्टर्स फिट किया गया था उसको उसी हिसाब से इन्होंने नाम दिया था। बहुत ज़्यादा, अगर मोर देन 1 मिलियन ट्रांजिस्टर्स या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस इसमें एक ही चिप में फिट करते थे ये, तो उसको इन्होंने कहा है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ये मैं आपको यहाँ पे क्यों बताऊंगा, क्योंकि हमें ये 4th जनरेशन में आप खुद देख सकते हो। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ 3rd जनरेशन क्या है? आईसी का यूज़ किया गया था, इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज़ किया गया था, मोर रिलायबल था, हीट भी कम प्रोड्यूस करता था, फास्टर भी था, लेस इलेक्ट्रिसिटी, स्मॉलर साइज, देन सेकंड स्टिल कॉस्टली था, ये AC नीडेड था, लेस इलेक्ट्रिसिटी, फर्स्ट टाइम कंप्यूटर बिकम एसेसिबल टू मास ऑडियंस। ये पॉइंट आप याद रख सकते हो, एग्जाम में पूछा जाएगा कि ऐसा कौन सा कंप्यूटर है जो पहले एक्सेसिबल टू मास ऑडियंस था, वो था, यानी जो लोगों के बीच में आया था, वो था 3rd जनरेशन का कंप्यूटर। तो चलिए एग्जाम्पल्स क्या है इसके, IBM, हनीवेल, PDP पर्सनल डाटा प्रोसेसर जिसको कहते हैं, उसका सेकंड मतलब पार्ट, IBM 37168 एंड TDC 61316। ये मैं आपको क्यों ऐसे ही बताता हूँ फ्लो में, क्योंकि आपको ये याद रखने हैं, ये आपको डिटेल्स में, इसमें आपको डिटेल्स में जाने की ज़रूरत नहीं है कि IBM का मतलब क्या है, इसमें क्या क्या होता है, कितने ट्रांजिस्टर्स होते हैं, ये चीज़ें आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल, वो हम आगे जाके पढ़ेंगे, जब हमारे सिलेबस में ये आएगा तो हम पढ़ेंगे। 4th जनरेशन क्या है? 4th जनरेशन पीरियड 71 से लेकर प्रेजेंट तक, यानी अभी तक, इसके बीच में जितने भी जनरेशन्स क्या है वो 4th जनरेशन में काउंट किए जाते हैं। स्विचिंग डिवाइसेस क्या थे? माइक्रो प्रोसेसर VLSI, इसीलिए मैंने आपको यहाँ पे पढ़ाया VLSI, यानी ये भी एक ही IC चिप थी या माइक्रो प्रोसेसर था, जिसमें मतलब, लेकिन कौन सा माइक्रो प्रोसेसर या कौन सी IC चिप थी? VLSI यानी वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन चिप्स। माइक्रो प्रोसेसर के नाम से जानते हैं हम इसको, माइक्रो प्रोसेसर था, उसको हम फिर माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं, लेकिन कौन सा माइक्रो प्रोसेसर? VLSI वाला, यानी IC चिप ये थी, लेकिन कौन सी? VLSI वाली। आई होप कि आपको समझ आया होगा।
कंप्रेस्ड ऑफ 5000 आईसीज, इसमें 5000 आईसीज इन्होंने फिट किए थे, एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक एलिमेंट्स, उसके बावजूद भी जितने भी बाकी सारे इलेक्ट्रॉनिक एलिमेंट्स थे वो भी इन्होंने फिट किए थे, यानी आईसी चिप्स ही खाली इन्होंने 5000 इसमें फिट की थी और बाकी सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एक ही चिप में। उसकी वजह से क्या हुआ, जो आज के माइक्रो कंप्यूटर्स हम यूज़ करते हैं उसका वजूद यहीं से हुआ है। किससे? 4th जनरेशन से। स्पीड क्या थी इसकी? 10 पिको सेकेंड्स। स्टोरेज यूनिट क्या था? सेमीकंडक्टर्स, बिल्कुल वही सेमीकंडक्टर्स का यूज़ किया इन्होंने, ठीक है ना। एंड विंचेस्टर डिस्क, एक ऐसी हार्ड डिस्क है जिसमें बहुत सारे डिस्क्स को इन्होंने एक साथ जोड़ के रखा था एक एयर टाइट कंटेनर में, ताकि धूल वूल मिट्टी इसमें ना चली जाए। मान लो एक जैसे आप हार्ड डिस्क आजकल देखते हो, बहुत सारे हार्ड डिस्क्स को मिला के एक ही डिस्क में इन्होंने फिट किया, बाहर से एयर टाइट कंटेनर या किसी मान लो किसी पॉलीथीन से बंद करके रखा, ताकि ये धुआं मिट्टी विट्टी या धूल वूल इसमें ना चली जाए, यानी कोई भी अनवांटेड मटेरियल इसमें ना चली जाए जिसकी वजह से ये ख़राब हो जाए। बस याद रख लीजिए विंचेस्टर डिस्क एंड सेमी कंडक्टर्स, आपको बस इतने ही पॉइंट याद रखने जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो इम्पॉर्टेंट मुझे लगेगा वो मैं आपको बताता चलूँगा। उसके बाद आता है ऑपरेटिंग सिस्टम, ये भी टाइम शेयरिंग ही था, मतलब टाइम शेयर कर लेता था ये आपस में। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस या GUI, इसको हम GUI भी कहते हैं। विजुअल वे ऑफ इंटरेक्टिंग विद कंप्यूटर्स, आइकन्स नेम्ड एज GUI। आपने देखा होगा, आपके पास लैपटॉप घर में पड़ा होगा, जब भी आप इसको ऑन कर लेते हो आपको ऐसा लगता है जैसे हम रियल वर्ल्ड की पिक्चर देखते हैं विद आवर आइज़। यहाँ पे आप आइकन भी देखते हो अच्छे से, अगर आपने पिक्चर देखी होगी पिक्चर भी आप बिल्कुल क्लियर देखते हो, बिल्कुल आपको मतलब जैसे ना आपको नेचुरल व्यू दिखता है। तो इसी को हम कहते हैं GUI यानी ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, यानी यूज़र जो भी इससे इंटरेक्ट कर लेता था उसको ग्राफिकली हम दिखाते थे। इंटेल कोर माइक्रो प्रोसेसर आर इम्प्लांटेड इंटेल 404, जो इंटेल के माइक्रो प्रोसेसर्स थे जिसका नाम था इंटेल 404, ये एक ऐसा पहला माइक्रो प्रोसेसर था जो इंटेल कॉर्पोरेशन ने इन्वेंट किया था या रिलीज़ किया था 1971 में। अगर आपसे पूछा जाएगा कि इंटेल के माइक्रो प्रोसेसर्स कौन थे जो पहले रिलीज़ किए गए थे, वो था इंटेल 404। ये 4 बिट का था, इतने ट्रांजिस्टर इसमें लगे हुए थे। एंड मैसिंतोश, ये एक एप्पल कंपनी का जो लैपटॉप था जो पहले मार्केट में आया था पर्सनल कंप्यूटर्स के लिए, पर्सनल यूज़ के लिए एप्पल ने जो बनाया, एप्पल कंपनी ने बनाया, उसका नाम इन्होंने रखा था 4th जनरेशन में जो पहला कंप्यूटर आया था एप्पल की तरफ से, उसका नाम रखा था इन्होंने मैसिंतोश। उसमें क्या लगे हुए थे? हैविंग GUI यानी GUI ग्राफिक यूज़र इंटरफेस, जो मैंने यहाँ पे समझाया आपको, इसमें ग्राफिक यूज़र इंटरफेस भी था, बिल्ट इन स्क्रीन भी था इसमें, एंड माउस भी साथ लगा हुआ था, ठीक है ना। इसमें मेगा चिप्स का यूज़ किया गया था, मेगा चिप्स यानी VLSI वेरी लार्ज चिप्स का यूज़ किया गया था। इम्प्लांट बेटर कम्युनिकेशन है, रिसोर्स शेयरिंग, ठीक है ना, बेटर कम्युनिकेशन हम कर सकते थे इससे, एंड सोर्स भी शेयर होता था। हाईली सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी रिक्वायर्ड, मोर रिलायबल एंड लेस चांस ऑफ हार्डवेयर फेलियर। जब इतना छोटा, मतलब मैंने आपको बताया कि वैक्यूम में बहुत सारे वैक्यूम ट्यूब्स में ऐसे फ्यूज़ लगा हुआ था, मतलब जब ये गर्म होता था उसकी वजह से हार्डवेयर जल जाता क्योंकि हीट प्रोड्यूस होता था, तो मतलब हार्डवेयर का खतरा रहता था फेलियर के माध्यम से। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि यहाँ पे एक छोटी सी चिप में लाखों सर्किट्स, लाखों IC सर्किट्स भरे पड़े हुए माइक्रो प्रोसेसर में, तो वहाँ पे हार्डवेयर का फेलियर मान लो इम्पॉसिबल ही था या बहुत ही कम चांसेस थे फेलियर के। लैंग्वेजेस क्या थी? हाई लेवल लैंग्वेज, यहाँ पे भी हाई लेवल लैंग्वेज है, कौन सी? C++, डाटाबेस। और 4th जनरेशन से ही पर्सनल कंप्यूटर्स का आगाज़ हुआ, यानी पर्सनल कंप्यूटर्स कहाँ से आने लगे? 4th जनरेशन से। कैरेक्टरिस्टिक्स इसके क्या थे? बहुत ज़्यादा सस्ता था, ये पोर्टेबल भी था, वहाँ से यहाँ मतलब ट्रांसपोर्ट भी आप कर सकते थे इससे, स्मॉल साइज़ भी स्मॉल था, PC के
मतलब आप एज ए पीसी भी इसको यूज़ कर सकते थे, पर्सनली आप इसको भी यूज़ कर सकते थे। एसी का यूज़ भी नहीं होता था। आजकल के आप कंप्यूटर्स को पीछे से फ़ैन नहीं लगाते हो या एसी में नहीं रखते हो। एग्जाम्पल्स क्या है इसके, डेक 10, पीडीपी, स्टार 1000 एससी लिख रहा हूँ मैं, सुपर कंप्यूटर्स, ठीक है ना। 4th जनरेशन में कहा गया था कि स्टार पहला ऐसा वर्ल्ड का कंप्यूटर है जो सुपर कंप्यूटर है, लेकिन ये हम आगे जाके पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स में। फिलहाल आप ये याद नहीं रखना कि सुपर कंप्यूटर पहला दुनिया का, मतलब पहला आज जो सुपर कंप्यूटर है वो है स्टार, नहीं, आज कोई और होगा, वो मैं आपको पढ़ाऊँगा। लेकिन पहले जो सुपर कंप्यूटर था वो था, वर्ल्ड का सुपर कंप्यूटर पहला था स्टार की अब ये स्टार की सीरीज़ है 1000, लेकिन स्टार पहला कंप्यूटर था, सुपर कंप्यूटर। ये भी सुपर कंप्यूटर है, क्रे XMP। उसके बाद आता है 5th जनरेशन। 5th जनरेशन का पीरियड कहाँ से कहाँ तक है, एक तो प्रेजेंट सिचुएशन से लेकर बियॉन्ड फ्यूचर तक, यानी प्रेजेंट से लेकर फ्यूचर तक अब जितने भी कंप्यूटर्स आएंगे उनको हम किस में कैटेगराइज करेंगे, 5th जनरेशन में। स्विचिंग डिवाइसेस इसमें क्या है, इसमें स्विचिंग डिवाइसेस माइक्रो प्रोसेसर, लेकिन कौन सा वाला, ULSI, वहाँ मैं आपको वहाँ ले चलता हूँ। वे अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, यानी 1 मिलियन से ज़्यादा एक ही चिप में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस फिट किए हुए हैं। अब आप देख सकते हो कितना एडवांस है ये एज कम्पेयर टू 1st, 2nd, 3rd एंड 4th। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी माइक्रो प्रोसेसर इसमें फिट किया हुआ था ULSI वाला, और ये इसको हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नाम से भी कहते हैं, या इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी फिट की हुई थी, या फिट इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ किया हुआ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब क्या है, यानी बिहेव करता है ये लाइक एज ह्यूमन। किसने टर्म दी थी, जॉन MC कार्टे ने। मेड ऑफ सुपर कंडक्टर्स, यहाँ पे आप देख सकते हो जितने भी ये 4th जनरेशन में मैंने आपको बताया कि सेमीकंडक्टर्स का यूज़ किया गया था एंड विंचेस्टर जैसे, लेकिन ये किस चीज़ का बना हुआ है, सुपर कंडक्टर्स। नो कंप्यूटर शो फुल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी कोई भी कंप्यूटर जो आज प्रेजेंट के सिचुएशन में जितने भी कंप्यूटर्स है, किसी में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 100% नहीं है। मतलब कोई भी ऐसा कंप्यूटर अभी तक नहीं बना है जो बिल्कुल हूबहू एक इंसान की तरह सोच सके, एक इंसान के ब्रेन की तरह सोच सके। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब है कि इंसान की तरह सोचना, उसकी तरह रिएक्ट कर लेना, उसकी तरह इमोशंस पे कंट्रोल कर लेना। तो कोई भी ऐसा कंप्यूटर अभी तक नहीं बना है जो फुल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमें बता सके या हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दें। लेकिन बट गेमिंग कंप्यूटर्स बीट ह्यूमंस, लेकिन गेमिंग कंप्यूटर्स जो है उन्होंने ह्यूमंस को बीट किया है। इन 1997 IBM सुपर कंप्यूटर, IBM सीरीज़ का एक सुपर कंप्यूटर था जिसका नाम था डीप ब्लू। ये चेस कंप्यूटर था, मतलब इससे चेस खेलते थे हम, इससे चेस खेली जाती थी, जिसका नाम था डीप ब्लू। इसने 1997 में वर्ल्ड क्लास चैंपियन गैरी कैस्पेरो को हराया था। किसमें, चेस में। गैरी कैस्पेरो ये आ सकता है, ये पॉइंट्स आप नोट कीजिएगा। सेटल इन डेवलपमेंट, लेकिन हम ये नहीं कह सकते हैं कि इसमें फुल इंटेलिजेंस आई है, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन बट वॉइस रिकॉग्नाइजेशन इज़ यूज्ड नाउअडेज, लेकिन वॉइस रिकॉग्नाइजेशन ये कर सकता है, मतलब वॉइस को ये रिकॉग्नाइज कर सकता है, आवाज़ को ये रिकॉग्नाइज कर सकता है आज की दुनिया में। इतने मतलब इसमें इम्प्रूवमेंट आई है। अभी इतनी इम्प्रूवमेंट नहीं आई है अभी तक कि फुल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये हमें दे या फुल इंसान की तरह हूबहू ये सोच सके। अदर ऑपरेटिंग डिवाइसेस क्या है इसमें, पैरेलल प्रोसेसिंग। पहले वाले में मैंने आपको बताया बैच प्रोसेसिंग, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ आपको पैरेलल प्रोसेसिंग, यानी यूज़ ऑफ मोर देन PCs टू एग्जीक्यूट अ प्रोग्राम एंड लॉजिक प्रोग्रामिंग, यानी एक से ज़्यादा PCs का इस्तेमाल कर लेना एक ही CPU पे या एक ही प्रोग्राम पे। एंड लॉजिक प्रोग्रामिंग एप्लीकेशन रोबोटिक्स, रोबोट बनाने में काम आता है ये, रोबोट बनाने में। एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, थिंक लाइक ह्यूमन। इट आल्सो इंक्लूड्स रोबोटिक गेमिंग, ये
मतलब रोबोट्स भी कर सकते हैं, रोबोट्स भी बना सकते हैं, गेम भी खेल सकते हैं, जैसे चेस मैंने आपको बताया। डेवलपमेंट ऑफ एक्सपर्ट सिस्टम टू मेक डिसीजंस इन रियल लाइफ सिचुएशंस, डेवलपमेंट ऑफ एक्सपर्ट सिस्टम्स, कुछ ऐसे सिस्टम्स बना देना जो आपको डिसीजंस दे इन रियल लाइफ सिचुएशन में। नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग, ये आपकी भाषा को भी समझ सकता है। पहले वाले जो कंप्यूटर्स थे वो मशीन लैंग्वेज समझते थे, उनको अब यहाँ से नहीं। आज अगर आप देख सकते हो फ़ोन में, वहाँ पे गूगल वॉइस, शायद गूगल वॉइस का एक मतलब गूगल में एक ऑप्शन आता है गूगल वॉइस का, जिसको आप यहाँ से कुछ बोलते हो तो वहाँ को लिख के दे देता है कि आपके कहने का मतलब क्या है। मतलब आप जो यहाँ से उसको बोल लेते हो आवाज़ में, अपनी आवाज़ में या इंग्लिश लैंग्वेज में, तो वो वहाँ पे मतलब नेट में वहाँ पे सर्च वही अल्फ़ाबेट्स होते हैं। इसी को कहते हैं हम नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इसके? मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यूज़ ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑप्टिक फाइबर इन सर्किट्स। ऑप्टिक फाइबर में आपको बता दूं, शायद ये आपको याद नहीं रखना है, लेकिन इतना बता दूं कि ऑप्टिक फाइबर, अगर आपके घर में मतलब बिजली के लिए कनेक्शन लगा हुआ है, तार लगी हुई है, अगर वो कभी मतलब बाय चांस बाय डिफ़ॉल्ट कहीं पे टूट जाती है, कट जाती है, आप सिंपल से यहाँ पे उसको हटा लेते हो, कवर यहाँ पे उन दोनों के बीच में एक गांठ बना लेते हो और करंट पास होती है। लेकिन ऑप्टिक फाइबर ऐसा फाइबर होता है जिसमें आप ऐसे नहीं कर सकते हो। आपको क्या करना पड़ता है, एक मशीन की तरफ से अगर ये कट हो जाता है तो उसमें मशीन के लिए मशीन का यूज़ होता है, जो आप देख सकते हो वहाँ रोड पे मतलब ऐसे नाली बनाते हैं, फिर उसके बाद वो उसमें वो तार डालते हैं, जैसे हो गए केबल के लिए, केबल कनेक्शन के लिए, केबल के लिए जो तार होती है वो भी ऑप्टिक फाइबर ही होता है, ऑप्टिक केबल ही होती है। ऑप्टिक मतलब ये तार ऑप्टिक का ही बना हुआ होता है, किसमें, जो केबल आप देख सकते हो घर में, ठीक है ना, या टेलीफोन में जो पहले लगती थी, टेलीफोन के लिए जो पहले तार लगती थी वो भी ऑप्टिक फाइबर का ही बना हुआ है। सिंपल सी भाषा में बता रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। ऑटोमेटिक ऑडियो इन एनी लैंग्वेज, किसी भी लैंग्वेज में आपको ऑडियो दे देता है टू कंट्रोल वर्क फ्लो ऑफ कंप्यूटर्स। मल्टी प्रोसेसिंग बेस्ड, मल्टी प्रोसेस यानी बहुत सारे काम का, एंड पैरेलल प्रोसेसिंग। ULSI टेक्नोलॉजी यूज़र ने अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का यूज़ किया गया है। नेचुरल लैंग्वेज ये समझ सकता है, फ्रेंडली है ये विद इंटरफेस, विद मल्टीमीडिया फीचर्स आप देख सकते हो अपने कंप्यूटर्स में, ठीक है ना। वहाँ पे आप देख सकते हो VLC प्लेयर, जैसे फायरफॉक्स, मोजिला, बिल्कुल एक ग्राफिकल व्यू की तरह ये आपको देता है। अवेलेबिलिटी ऑफ वेरी पावरफुल एंड कम्पैक्ट कंप्यूटर्स एट ए वेरी चीपर रेट, यानी ये आजकल मतलब बाकी कंप्यूटर से बहुत ज़्यादा सस्ता भी है। ये मैं आपको ऐसे क्यों फ्लो में पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि कैरेक्टर्स कभी कभी कुछ मतलब कोई ऐसा इंपॉर्टेंट पॉइंट पूछते हैं, जैसे यहाँ पे हो गया मल्टी प्रोसेसिंग एंड पैरेलल प्रोसेसिंग का यूज़ किया गया था, ULSI का यूज़ किया गया था, AI का यूज़, ऑप्टिक फाइबर का यूज़, ठीक है ना, या GUI का यूज़ किया गया था, है ना, ग्राफिक यूनिट या GUI का यूज़ किया गया था। बिल्कुल ये नहीं पूछा जाएगा कि चीपर, हाँ इतना तो पूछा जाएगा कि सबसे ज़्यादा चीपर कौन है, वो ऑब्वियसली 5 ही है, 5 ही है। मतलब 4 से जब जनरेशन की बात आती है, जब टेक्नोलॉजी की बात आती है, तो ऑब्वियसली जो पहली जनरेशन में जो टेक्नोलॉजी थी, आज की जो टेक्नोलॉजी है वो उससे बहुत ज़्यादा अच्छी होगी, बेहतर होगी। तो उसके बाद है ह्यूज डेवलपमेंट ऑफ स्टोरेज या मैग्नेटिक एनेबल्ड चिप्स, मोर पावरफुल माइक्रो कंप्यूटर्स। जो आज के माइक्रो कंप्यूटर्स है वो हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स में, बहुत ज़्यादा पावरफुल है। ईजी टू प्रोड्यूस कॉमर्शली भी आराम से मिल सकता है, ठीक है ना, एग्ज़ाम कहीं पे भी मिल सकता है। आज घर ये कंप्यूटर हमारे पास होता है। एग्जाम्पल्स इसके क्या है, IBM, पेंटियम, सन, जितने भी आप देख सकते हो ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। या इन शॉर्ट हम कहेंगे नोटबुक, लैपटॉप, डेस्कटॉप, अल्ट्राबुक, क्रोमबुक, जो भी है वो सारे 5th जनरेशन में आते हैं। तो चलिए क्वेश्चंस की तरफ, MCQs की तरफ आज मैं बहुत अच्छे क्वेश्चंस लेकर आया हूँ। ए टर्म इन कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी इज़ ए चेंज इन टेक्नोलॉजी ए कंप्यूटर वाज यूजर बीइंग यूज्ड। ये पहला जो क्वेश्चन है ये कहता है कि कंप्यूटर में एक टर्मिनोलॉजी आती है चेंज इन टेक्नोलॉजी, यानी कंप्यूटर में एक टर्म आती है जिसका मतलब है चेंज इन टेक्नोलॉजी इन ए कंप्यूटर वर्ल्ड। उसको क्या कहते हैं, मैंने आपको पहले ही बता दिया, जनरेशन। यानी जनरेशन का मतलब भी है चेंज इन टेक्नोलॉजी। ये एक बार क्वेश्चन आया था,
अभी शायद मुझे याद नहीं है कि कहाँ पे आया था, किस एग्ज़ाम में आया था, लेकिन ये एग्ज़ाम में आया था ये वाला क्वेश्चन कि चेंज इन टेक्नोलॉजी का मतलब ही है जनरेशन। द फोर्थ जनरेशन वाज बेस्ड ऑन इंटीग्रेटेड सर्किट्स। ये कहता है कि जो फोर्थ जनरेशन वाला कंप्यूटर है वो आईसी पे डिपेंड है। सही है या गलत है? गलत है, देख सकते हो आप। ये फोर्थ जनरेशन पहले हम देखते हैं क्या है। फोर्थ जनरेशन माइक्रो प्रोसेसर्स पे चलता है, ना कि इंटीग्रेटेड सर्किट्स। माइक्रो प्रोसेसर्स में ही आईसी बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है ना। ये मैं आपको समझाऊंगा यहाँ पे क्वेश्चंस पे। फर्स्ट, वैक्यूम का यूज़ किया गया था। सेकंड, ट्रांजिस्टर्स का यूज़ किया गया था। थर्ड, इन्हीं ट्रांजिस्टर्स को एक ही चिप में, बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स को एक ही चिप में फिट किया, उसको कहा इन्होंने आईसी। फोर्थ, बहुत सारे आईसीज को ही एक ही में फिट किया, उसको कहा माइक्रो प्रोसेसर। लेकिन कौन सा वाला माइक्रो प्रोसेसर? VLSI, मतलब 1 मिलियन से नीचे आईसी प्रोसेसर्स इसमें लगाए हैं। मतलब इन टर्म्स ऑफ नंबर ही डिफरेंस है फोर्थ और फिफ्थ में, वरना दोनों में, फिफ्थ में AI का भी यूज़ किया गया था, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी, लेकिन ULSI माइक्रो प्रोसेसर्स इसमें भी होते हैं। तो लेकिन ये यहाँ पे कहता है कि फोर्थ जनरेशन वाज बेस्ड ऑन इंटीग्रेटेड सर्किट्स, मतलब इसमें खाली आईसी लगे हुए थे, खाली अलग अलग आईसी, यहाँ पे आईसी, यहाँ पे आईसी, लेकिन नहीं, इसमें एक ही चिप में बहुत सारे आईसी थे जिसका नाम था माइक्रो प्रोसेसर, VLSI। तो चलिए अब दूसरा हम देखते हैं। एक सेकंड, मैं आपको यहाँ पे, अब जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है वो है जनरेशन बेस्ड ऑन VLSI माइक्रो प्रोसेसर। कौन सा ऐसा जनरेशन है जो VLSI, देखो यहाँ पे माइक्रो प्रोसेसर वरना फिफ्थ में भी था। देखो कन्फ्यूजन मत होना कि कुछ बुक्स में सिर्फ ऐसे ही लगा हुआ था कि माइक्रो प्रोसेसर, नीचे भी माइक्रो प्रोसेसर, लेकिन नहीं, इसमें VLSI का यूज़ किया गया था। इसीलिए मैंने चिप्स अलग अलग पढ़ाई कि VLSI का मतलब क्या है, ULSI का मतलब क्या है, MLS का मतलब क्या है, या स्मॉलर का मतलब क्या है, ठीक है ना, SLI का मतलब क्या है। तो VLSI माइक्रो प्रोसेसर किस में लगे हुए हैं? फोर्थ जनरेशन में। ये करेक्ट ऑप्शन है, इसमें ये वाला करेक्ट ऑप्शन है, इसमें ये वाला करेक्ट ऑप्शन है। अगर ये हमसे फिफ्थ पूछ लेता ये, तो फिर यहाँ पे V के बजाय U होता, यानी ULSI। अब फोर्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर स्टार्टेड विद यूजिंग वैक्यूम ट्यूब्स एज द बेसिक कंपोनेंट। कौन सा ऐसा कंप्यूटर था जिसमें वैक्यूम ट्यूब्स का यूज़ किया गया था? जो CPU ने बेसिक कंपोनेंट CPU में क्या था? वो था वैक्यूम ट्यूब्स। जो ये सारे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ स्विचिंग डिवाइस, ये आप याद रख लीजिए, ये CPU में होते हैं। ये ऐसे नहीं होते जो आजकल हम जो घर आप दीवार पे देखते हो, एक स्विच लगा हुआ है, लेकिन बिल्कुल वैसा ही है, काम भी वैसा ही है, लेकिन CPU में लगा हुआ है। ये यही कहता है कि CPU या बेसिक कंपोनेंट वैक्यूम ट्यूब्स किस जनरेशन में था? वो फर्स्ट जनरेशन में था। उसके बाद किसी भी जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब का यूज़ नहीं किया गया था। उसके बाद ट्रांजिस्टर का यूज़ किया गया था। उन्हीं बहुत सारे ट्रांजिस्टर को एक ही प्लेट पे या एक ही चिप में डाल दिया गया था, तो उसको इन्होंने फिर नाम दे रखा माइक्रो प्रोसेसर। VLSI वाला या इंटीग्रेटेड सर्किट, बहुत सारे इंटीग्रेटेड सर्किट्स को मिलाया, उसको एक ही चिप में रख दिया, उसके बाद उसको कहा VLSI माइक्रो प्रोसेसर। फिर बहुत सारे ICs को, उससे ज़्यादा ICs को मिलाया, उसको कहा अल्ट्रा स्केल माइक्रो प्रोसेसर। अब बैच प्रोसेसिंग मेनली यूज्ड इन दिस जनरेशन। किस जनरेशन में? फर्स्ट में। ये आप यहाँ पे फर्स्ट देख लीजिए। अब सिक्स्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डैश इज एन एमर्जिंग ब्रांच इन कंप्यूटर साइंस विच इंटरप्ट्स मीन्स एंड मेथड ऑफ मेकिंग कंप्यूटर्स थिंक लाइक ह्यूमन बीइंग। यानी कौन सा ऐसा कंप्यूटर का ब्रांच है या कौन सी ऐसी इमर्जिंग ब्रांच है कंप्यूटर साइंस की जो आपको बता देता है कि कंप्यूटर सोच सकता है एक इंसान की तरह। उसको हम क्या कहते हैं? उस ब्रांच को क्या कहते हैं हम? जिस ब्रांच में आपको सिखाता है
कि एक कंप्यूटर इंसान की तरह सोच सकता है, वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ULSI स्टैंड्स फॉर अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। यहाँ पे दे रखा है अंडर लोअर स्केल इंटीग्रेशन, अल्ट्रा लोअर स्केल इंटीग्रेशन, अंडर लार्ज स्केल, लेकिन अल्ट्रा लार्ज ये मैंने आपको पढ़ाया है। इन दिस जनरेशन टाइम शेयरिंग, रियल टाइम, नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूशन, ऑपरेटिंग सिस्टम व यूज़र किस में यूज़ किया गया था? ये 4th जनरेशन में यूज़ किया गया था। नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूशन का यूज़ किया गया था, ठीक है ना। ऑपरेटिंग सिस्टम, रियल टाइम का यूज़ किया गया था, टाइम शेयरिंग का यूज़ किया गया था। 5th में भी किया गया था, लेकिन 5th में GU का भी यूज़ किया गया था। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी यूज़ किया गया था, यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ नहीं किया गया था। तो आई होप कि आपको समझ आया होगा। तो अब जो हमारा, तो चलिए आज का लेक्चर हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। अब जो हमारा दूसरा या अगला लेक्चर आने वाला है, तो वो वहाँ पे हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स। तो दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।